हेलो एवरीवन, जीएस अध्ययन चैनल में आपका स्वागत है, जहां टॉपिक वाइज स्टडी दी जाती है। तो आइए, आज का टॉपिक है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 एवं भारत शासन अधिनियम 1919 से विस्तृत जानकारी देंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को पारित करने का क्या कारण है, आखिर इस अधिनियम की जरूरत क्यों पड़ी। तो चलिए शुरू करेंगे वहां से कि ब्रिटिश शासकों ने भारत में फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण किया था, और उसी के तहत 1905 में क्या किया कि तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया। कर्जन के द्वारा लिए गए इस फैसले के विरुद्ध भारतीय जनता में काफी आक्रोश ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हो गया। क्लियर है। 1905 ब्रिटेन में संपन्न आम चुनाव में एक अच्छी बात हुई कि वहां उदारवादी सरकार का गठन हुआ और मॉर्ले भारत मंत्री तथा लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय बने। क्लियर। भारतीय जनता के आक्रोश को कम करने के संबंध में सिफारिश करने का कार्य किसे मिला? मार्ले तथा मिंटो को मिला। मार्ले तथा मिंटो की सिफारिश के आधार पर वही 1909 का अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, पारित किया गया। क्लियर। क्यों बना 1909 का अधिनियम? क्योंकि 1905 में बंगाल का विभाजन के बाद जो जनता का आक्रोश ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध था, उसी को सिफारिश के आधार पर, मार्ले मिंटो की सिफारिश के आधार पर और ब्रिटेन में जो उदारवादी सरकार का गठन हुआ, उसी के आधार पर 1909 का अधिनियम पारित किया गया। क्या नियम था या क्या भारतीय परिषद अधिनियम में क्या प्रावधान थे, तो इसके बारे में बात करेंगे। केंद्रीय विधान परिषद की कुल संख्या 69 हो गई, 69, जिसमें सरकारी 37 तथा गैर सरकारी 32। सर्वप्रथम पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। किसके लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था का प्रारंभ? मुसलमानों के लिए प्रारंभ किया गया तथा विभिन्न समुदाय, जातियां, धार्मिक वर्गों को विधान परिषद में प्रतिनिधित्व दिया गया। अतः कह सकते हैं कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान इस अधिनियम की मुख्य विशेषता थी। क्लियर। कौन सा अधिनियम? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के। इसी कारण लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर जो इस चैनल पर, जीएस अध्ययन चैनल पर आपको मिलेगा, उसमें ये सब क्वेश्चन रहेगा इस टॉपिक पर। अगला प्रश्न है कि बात है कि विधान परिषद में सामान्य तथा सार्वजनिक हित के मामलों में बहस करने के लिए नियम बनाए गए, परंतु सरकार की आलोचना आप नहीं कर सकते हैं, इस अधिनियम में था। इसके द्वारा प्रेसिडेंसी, कॉर्पोरेशन, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। क्लियर। भारतीय परिषद अधिनियम नोट्स बना लेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे, जिससे आपको बहुत इजी होगा, क्योंकि सारा नोट्स ये एनसीईआरटी बेस्ड है। अब बात करेंगे अगस्त प्रस्ताव 1917 पे। भारतीय सचिव जो थे मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में उदारवादी शासन की स्थापना करना है। ब्रिटिश संसद में दिए गए इस प्रस्ताव को ही अगस्त प्रस्ताव कहा गया। क्लियर। अगस्त प्रस्ताव क्या है? भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को क्या घोषणा कर दी थी कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में उदारवादी शासन की स्थापना करना है। यही अगस्त प्रस्ताव 1917 था। अब बात करेंगे 1919 का भारतीय शासन अधिनियम। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, पारित करने का क्या कारण है, तो इस पर बात करते हैं कि भारतीय शासन अधिनियम 1919 को पारित करने के कारण है कि 1909 के जो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 था, उसमें जो भारतीयों को स्व शासन की मांग थी, उसको पूर्ण करने में वो विफल रही थी। उसने सांप्रदायिक आधार पर मतदान प्रणाली ने राष्ट्रवादियों को स्वतंत्रता आंदोलन की ओर उग्र करने के लिए प्रेरित किया। तो सांप्रदायिक आधार पर जो मतदान या चुनाव प्रतिनिधित्व की जहां पर बात की गई थी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में, इससे राष्ट्रवादियों को और उग्र आंदोलन को और उग्र करने का मौका दिया। 1909 में विकेंद्रीकरण आयोग की स्थापना की गई थी, जिसके प्रतिवेदन अर्थात रिपोर्ट में केंद्रीय, प्रांतीय एवं स्थानीय निकाय में उच्च अधिकारियों के प्रशासनिक नियंत्रण को कम करने की सिफारिश की गई थी। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग गवर्नर जनरल बने और उनके द्वारा कुछ प्रगतिवादी नीतियों को अंगीकृत किया गया था। जैसे 1911 में बंगाल विभाजन की समाप्ति जो 1905 में हुआ था, तथा भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। भारतीयों ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार का समर्थन तथा सहयोग किया था। यही आशा की थी कि युद्ध समाप्ति पर उन्हें लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त होंगे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश साम्राज्यवादियों नीति को काफी आघात भी लगा था। ब्रिटिश सरकार की जो नीति थी, फूट डालो और राज करो की नीति, वो 1916 में मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस के नेता जो मिल गए, उसके कारण विफल हो गई। 1916 में प्रकाशित मेसोपोटामिया आयोग के प्रतिवेदन में भारत में शासन करने के लिए अंग्रेजों को अक्षम बताया गया। 1917 में चेम्सफोर्ड को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया और भारत मंत्री मॉन्टेग्यू के साथ चेम्सफोर्ड ने 1918 में संयुक्त रिपोर्ट पेश किया, जिसके आधार पर 1919 का भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया। तो ये सब कारण थे, जैसे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व,
कुछ अच्छी बातें भी थी। फिर 1914 जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसमें भी भारतीयों को आशा था कि इसके खत्म होने के बाद जो 1918 में, इसके बाद लोकतांत्रिक सरकार आ जाएगी। परंतु ऐसा ये उम्मीद था, इसी को ठीक करने के लिए चेम्सफोर्ड और मॉन्टेग्यू के संयुक्त रिपोर्ट पेश किया गया, जिसके आधार पर 1919 का भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया। तो इस अधिनियम को क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो मुख्य प्रावधान क्या क्या है? केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, जिसमें एक राज्य परिषद और दूसरा केंद्रीय विधानसभा। सदस्य राज्य परिषद के 60, केंद्रीय विधानसभा के 144, जिसमें 26 गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत होते थे, 19 सरकारी तथा 7 गैर सरकारी और 34 निर्वाचित होते थे राज्य परिषद में। केंद्रीय विधानसभा में 40 गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, 26 सरकारी तथा 14 गैर सरकारी और 104 निर्वाचित होते थे। इसमें ध्यान देंगे कि भारत राज्य सचिव का जो वेतन था, अब अंग्रेज राज्य से देना निर्धारित किया गया था। ये रेगुलर 1793 से यह वेतन क्या था कि भारतीय राजस्व से मिलता था। इस अधिनियम के द्वारा, भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा 8 प्रांतों में विधान परिषद का गठन किया गया। प्रांत तथा उसके परिषद में सदस्यों की संख्या निम्नलिखित थी: मुंबई में 11, मद्रास में 127, संयुक्त प्रांत 123, पंजाब 93, बिहार एवं उड़ीसा 103, मध्य प्रांत एवं बरार 70 तथा आसाम 53। तो 8 कितने 8 प्रांतों में विधान परिषद का गठन किया गया। ध्यान देंगे, प्रश्न इसी से पूछा जा सकता है। प्रांतीय विधान परिषद का गठन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता था। प्रांतीय विधान परिषद का गठन किस आधार पर किया जाता था? प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता था। मतदान का अधिकार किसे था? जो क्षेत्र में रहने वाले हों, निश्चित मात्रा में लगान देते हों, स्थानीय संस्थाओं द्वारा लगाया गया भू राजस्व देते हो, सिर्फ इन्हें ही मतदान का अधिकार था। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का था, जिसे गवर्नर जनरल इसे बढ़ाया या घटा सकता था, परंतु विघटन की स्थिति में 6 माह के भीतर ही निर्वाचन करवाना आवश्यक था। विधान परिषद को अपना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कानून बनाना तथा बजट पारित करने का अधिकार था, ये भी अधिकार था। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में विभाजित कर द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। कौन कौन से विषय थे? एक आरक्षित विषय और दूसरा हस्तांतरित विषय, ये 2 विषयों में बांटा गया। गवर्नर हस्तांतरित विषयों पर शासन उन मंत्रियों के परामर्श से कर सकता था जो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते थे, और आरक्षित या संरक्षित विषयों का शासन गवर्नर उन परामर्शदाताओं की सहायता से कर सकता था जो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होते थे। तो कौन सा हस्तांतरित विषय पर कौन करते थे? उन मंत्रियों का परामर्श जो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते थे, और आरक्षित विषयों का गवर्नर किस पर परामर्शदाताओं की सहायता लेता था? जो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायित्व नहीं थे। तो ये 1909 और 1919 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों अधिनियम है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपको पसंद पड़ा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अब अगला चैप्टर में बात करेंगे, लेक्चर में बात करेंगे हम लोग भारत शासन अधिनियम 1935। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर के लिए बने रहेंगे जीएस अध्ययन चैनल पर। धन्यवाद।